कसं काय मुंबई? एक ऐसा शख्स मेरे सामने बैठा है जिसने हीरो की परिभाषा बदल दी, डेफिनेशन बदल दी और सही मानों में मेरा दिल तोड़ दिया। बचपन से देखते आ रहे थे ना, 6 पैक एब्स में आएगा हीरो, लड़की को बचाएगा, ढिशुम ढिशुम करेगा, ऊंची ऊंची छलांग लगाएगा। लेकिन आयुष्मान खुराना ने उस हीरो की डेफिनेशन को बदल दिया। आयुष्मान खुराना ने उस हीरो को हर गली, हर घर में पहुंचा दिया। मतलब आप दरवाजा खोलिए और आपको आयुष्मान खुराना मिल जाएगा। आपने ये कर दिया है, ये हो गया या सोच समझ के किया? अब ये I've always believed that universe has been really kind to me. शुरुआत एज अ जर्नलिस्ट की थी, रेडियो किया, टेलीविजन किया। जब टेलीविजन कर रहा था तो इंटरव्यू किया काफ़ी एक्टर्स का, काफ़ी स्टार्स का, उनकी जर्नी देखी, उनका उतार चढ़ाव देखा। और विकी डोनर से पहले कम से कम 5-6 फिल्मों को मैंने खुद मना किया, ऐसा कोई करता नहीं है। सो इट वॉज अ वेरी टफ कॉल दैट टाइम। पर मुझे इतना पता था कि मैं कन्वेंशनल एक्टर नहीं हूँ, कन्वेंशनल हीरो नहीं हूँ, तो मुझे कुछ अनकन्वेंशनल चूज करना पड़ेगा। तो विकी डोनर से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद दम लगा के आयशा, शुभ मंगल सावधान, ज़्यादा सावधान, अंधाधुन, बधाई हो, बरेली की बर्फी, वो सब चलता गया। और एक एक दौर होता है जब कुछ अलग देखने के लिए ऑडियंस बहुत बेताब होती है। और जैसे इन्होंने बोला कि ये ज़रूरी नहीं है कि समाज में क्या हो रहा है वो दिखाना, समाज कैसा बन सकता है वो दिखाने की कोशिश की। लेकिन आयुष्मान, अभी आप ये बात कह पा रहे हैं, पर मुझे यकीन है वो जब पहला स्टेप आपने लिया होगा आपके होश फाख्ता होंगे। विकी डोनर एक ऐसा हीरो जिसके बाल नहीं है, एक ऐसा हीरो जो स्पर्म डोनेट कर रहा है, एक ऐसा हीरो जिसको ट्रांसजेंडर से प्यार हो जाता है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज मैं बहुत आसानी से इसे सुन पा रही हूं, आप इसे बहुत आसानी से कह पा रहे हैं, लेकिन मुझे सच में ये जानना है कि वो जो पहला स्टेप था, आप खौफजदा थे। हाँ, मुझे पता है कि आप रेडियो जॉकी थे, फिर वीडियो जॉकी बने, फिर जर्नलिस्ट भी आप थे, सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन अब आप बड़ा पर्दा छू रहे थे, 70 और उसमें इस तरीके से एंट्री। वर यू नॉट स्कैर्ड आयुष्मान? आई वॉज नॉट एट ऑल स्कैर्ड। पर ये पता था कि जब पहला कदम जो उठाना है वो बहुत अच्छा कदम होना चाहिए, क्योंकि दूसरा चांस मुझे नहीं मिलना था। एक आउटसाइडर्स के साथ ये होता है कि पहला चांस अगर मिल गया, उस पर अगर लोहा घरों में मार दो हथौड़ा, दूसरा चांस कभी नहीं मिलेगा अगर पहली फिल्म नहीं चली तो। पर सोचा था कि कुछ अलग दिखेगी विकी डोनर, नेशनल अवार्ड विनर शुद्धित सरकार हमारे साथ थे, पर एक कमर्शियल सक्सेस करेगी ये नहीं पता था। सो दैट वाज अ बोनस। क्रिटिकल रिव्यू मुझे लगता था मिलेगा, एक इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, बट इट बिकेम सच अ ह्यूज हिट। वो अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल। सो आई थिंक कभी कभी ऑडियंस हमें सरप्राइज कर देती है। इस पर तालियां बजनी चाहिए, आपके लिए है भाई। सिर्फ आयुष्मान जो है वो सरप्राइज नहीं करते हैं, वो कह रहे हैं कि ऑडियंस सरप्राइज कर लेती है। आपको ये कन्विक्शन कहां से आया कि ये जो जनता आपको देख रही है और जो उस पर्दे पर आप किरदार निभाएंगे उसे पसंद करेगी? क्योंकि मैं फिर कह रही हूं, इस इंडस्ट्री में हीरो वो रहे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा मामला घूमता रहा है, जो खूबसूरत नैन नक्श वाले हैं, जिनकी बॉडी ऐसी है कि बस देखो तो 10-10 दिन तक नींद ना आए। अपनी नजर में मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ड्रीम गर्ल। छरहरी काया है उसमें आपकी। बताइए जरा ड्रीम गर्ल के बारे में। हाँ, ड्रीम गर्ल के लिए मैंने 8 किलो लूज किया है, क्योंकि उसमें कुछ अलग है इस फिल्म में। क्यों लूज किया आप देखेंगे जब ट्रेलर, तब पता चलेगा किस लिए लूज किया है ये वेट। और 7 जुलाई को पिक्चर रिलीज हो रही है, अभी है वक्त, लेकिन प्रोमोज आते रहेंगे, आपको टीज करते रहेंगे। बट यहाँ आप सही कह रही हैं कि मुझे कुछ अलग करना था, मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं थी। जब आप बाहर से आते हैं और आपको पता है कि आप थोड़े अनकन्वेंशनल हैं, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता कि आपको अलग करना ही पड़ेगा, चाहे वो फिल्म का मौजू हो, विषय हो, या फिर आपका कैरेक्टर हो। और एक एस्पिरेशन होती है एक कॉमन इंडियन की, कि उनको लगता है कि ये मैं हूँ, शायद
मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और मैं परफेक्ट नहीं हूँ फिर भी ये इंसान वहाँ पर है मेरे जैसा है, तो एक रिलेटेबिलिटी क्वेश्चन बढ़ जाता है. सो आई थिंक प्रॉब्ली दैट वाज द रीजन. जब आप ये फैसले ले रहे थे, तो इसमें सपोर्ट आपको कौन कर रहा था? क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर ने आपको आकर कहा होगा तुम पागल वागल हो गए हो क्या, मतलब सोचा भी है ये सुसाइडल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग, मैं ऐसा सोच रही हूं कि ज्यादा रहे होंगे. वो कौन था जिसने कहा नहीं करो और हो जाएगा? आई थिंक इट वाज ओनली माय फादर हु बिलीव्ड इन मी. खुराना साहब. जी जी, क्योंकि इंट्रिंसिकली आई एम अ वेरी लेड बैक पर्सन. मैं बहुत आराम पसंद इंसान हूँ. अगर मेरा बस चलता तो मैं चंडीगढ़ में ही रहता, वहाँ थिएटर करता, ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो कर लेता. लेकिन उन्होंने मेरे बैग पैक किए, और जैसे ही मेरे मास कम्युनिकेशन के एग्ज़ाम खत्म हुए, नेक्स्ट डे मुझे घर से बाहर निकाल दिया. मतलब धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया. लोग भागकर एक्टर बनते हैं मुझे, लोग भागकर एक्टर बनते हैं, मुझे भगाया गया था. सो ये फ़र्क था. तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे फादर बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे. अच्छा, फिर जब आपने एक मूवी की, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, अब ये आपको कभी ये लगा कि ये कहाँ मैंने ओखली में सर डाल दिया है? मतलब जब देखो, जब ये इसी तरीके के मेरे पास स्क्रिप्ट आ रहे हैं, रोल लेकर आ रहे हैं, डिड यू मिस बीइंग दैट टिपिकल स्टीरियोटाइप हीरो? हर एक एक्टर का एक एक स्टेपल जॉनर होता है. जैसे टाइगर श्रॉफ का एक स्टेपल जॉनर है, शाहरुख सर का है स्टेपल जॉनर, पर पठान में ऑफ कोर्स एक्शन किया है, पर रोमांस उनका स्टेपल जॉनर है. तो मेरा स्टेपल जॉनर शायद सोशल कॉमेडीज हैं, लेकिन वंस इन अ वाइल, चाहे वो अंधाधुन हो, आर्टिकल 15 हो या एक्शन हीरो हो, जो मेरे स्टेपल जॉनर से अलग है, वो भी करने में मजा आता है. बट आई कांट लीव माई स्टेपल जॉनर, क्योंकि वो जॉनर शायद मेरी फिल्मों ने क्रिएट किया है, तो उसको कैसे छोड़ दूँ. अच्छा, लेकिन ऐसी ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि यार अब तक तो मुझे कर लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं की है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के चक्कर में रह गया मैं? एक्सपेरिमेंट किए बिना मैं नहीं रह सकता. जब तक मैं रिस्क ले रहा हूं तब तक मैं चल रहा हूं. जिस दिन मैं रिस्क लेना बंद कर दूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा. ओ, रिस्क से इश्क. बिल्कुल, रिस्क से इश्क है. और वही आई थिंक मेरी यूएसपी है. कोई ऐसा विषय लेकर आना जो पहले कभी बड़े पर्दे पर ना देखा गया हो. हमेशा यही कोशिश रहती है मेरी. इसके पीछे कोई वजह है? कोई कोई आपका ड्रीम है, कोई मोटो है, या ये बस आप बहे चले जा रहे हैं? जैसे जिस तरीके के आपके जो जॉनर आपने क्रिएट कर लिया, अब इसको आयुष्मान जॉनर कहा जा रहा है, और ये अतिशयोक्ति नहीं है, मतलब लोग पहचान जाते हैं, क्योंकि और कोई हीरो से हाथ लगाने से डरता है. क्या वजह है? शायद जॉनर क्रिएट हो गया. मतलब इसके पीछे इट्स बाय डिफॉल्ट ऑल्सो, बाय डिजाइन ऑल्सो. एक फॉर्चुनेट रहा हूं कि अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स मुझे मिले. मतलब चाहे वो अनुभव सिन्हा हो, श्रीराम राघवन हो, अ, अभिषेक कपूर हो, शुद्धित सरकार हो, तो एक अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका भी मिला है. जैसे बोला, रिस्क लेने का मुझे बहुत मजा आता है. जितनी मेरी फिल्मोग्राफी है, आधी फिल्में फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ हैं. तो वो भी है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स और रिस्क लेना चाहते हैं. इसके पीछे कारण यही है कि शायद नुक्कड़ नाटक एक बैकड्रॉप रहा है मेरा शुरू से, तो उसका एक अंश फिल्मों में आ चुका है, जिसमें आप सामाजिक मुद्दों के बारे में बात करते हैं, और एंटरटेनमेंट के होते हुए वो होना भी, अगर आप घर जाते हुए कुछ सोचें, तो आई थिंक एक वैल्यू एडिशन होती है एक आर्टिस्ट की तरफ से. मैंने अभी रिसेंटली एक बयान आपका पढ़ा था, और अगर मैं सही नहीं हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कि आप रोहित शेट्टी के साथ वो लार्जर देन लाइफ मूवी करना चाहते हैं. मतलब ये मैं तो चाहता हूँ, वो चाहते हैं, आई डोंट नो. उनको भी देखना चाहिए मुझे इस जॉनर में, क्योंकि आखिरी फिल्म एक्शन हीरो की थी, कोशिश की थी एक्शन करने की, और कुछ अलग थी. बट अगर मौका मिला, मैं जरूर करना चाहूंगा. मैं खुद को सरप्राइज करना चाहता हूँ. ये जो आपकी लेटेस्ट फिल्म थी एक्शन हीरो, इसको क्रिटिकली तो बहुत पसंद किया गया, लेकिन लोग इसे नहीं पसंद कर पाए. आपको लगता है कि ये कंपार्टमेंटलाइज हो गया है, लोग आपको उस पर्दे पर देखना नहीं, या उस तरीके से देखना नहीं चाह रहे हैं? क्या वजह रही? एक्शन हीरो, मुझे लगता है कि अगर टाइमिंग थोड़ी करेक्ट होती फिल्म की, तो शायद कमर्शियल सक्सेस मिल सकता था उसे, क्योंकि उसका जो फिल्म की ग्रामर है या टोन है, वो काफी कमर्शियल है. नेटफ्लिक्स पे बहुत प्यार मिला है उसे, लेकिन ऑफ कोर्स कमर्शियली और सक्सेसफुल हो सकती थी. मेरा पहली कोशिश थी एज एन एक्शन हीरो. शायद किसी ने मुझे एक्शन हीरो के तौर पर ना देखा हो, इसलिए आई डोंट नो वो कितना मुझे देखना चाहते थे. लेकिन फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक तरह का सटायर है आजकल के दौर में जो हो रहा है, उसके ऊपर एक कटाक्ष है, एक व्यंग है. और
जो हादसे रिसेंटली सेलेब्स के साथ हुए हैं वो एक्शन हीरो में हमने 3 महीने पहले दिखा दिया. सो आई गेस इट्स वेरी टॉपिकल एट द सेम टाइम. पर मैं कोशिश करता रहूंगा, आई विल बी रिलेंटलेस टुवर्ड्स इट. चाहे फिल्म जैसा भी करे, इज्जत फिल्म को जरूर मिली है और आई एम श्योर आगे जाकर कमर्शियल सक्सेस भी मिलेगा. आप अपनी फिल्म में सब कुछ चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट चाहते हैं, कमर्शियल सक्सेस चाहते हैं, और कोई भी हीरो ये बात चाहेगा. लेकिन मुझे ये भी पता है कि फिल्म में ये जानकारी मुझे मिली है कि आप सिर्फ एक किरदार प्ले नहीं करते हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें करते हैं. क्या ये बात सही है कि जो लिखा हुआ आपको मिलता है उसमें आप खुद तब्दीली करते हैं, उसमें फिर लिखा पढ़ी करते हैं, पीएचडी वगैरह कर लेते हैं उसमें? नहीं, रिसर्च करता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. एक एक्टर के कैरेक्टर के अंदर जो कुछ है वो मैं कर लेता हूँ, उससे ज्यादा करने का फायदा भी नहीं है. जो कभी कभी आई थिंक द मैजिक लाइज बिटवीन द लाइंस, उसके अंदर सब कुछ होता है. कभी कभी इम्प्रोवाइज करने का चांस भी नहीं होता है और वो एल्बो रूम भी नहीं होता, वो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है. हाँ, अंधाधुन ऐसी फिल्म थी जहां पर इम्प्रोवाइज करने का बहुत मौका मिला था, क्योंकि श्रीराम राघवन एक बाउंड स्क्रिप्ट नहीं देते. वो सुबह आपको डायलॉग्स देते हैं कि ये डायलॉग्स आपके हैं, याद कर लीजिए, और कभी कभी सिचुएशन पर रिएक्ट कर लीजिए. सो इम्प्रोव का वहां पर चांसेस काफी थे, पर हर फिल्म में ऐसा नहीं होता. मतलब लेकिन ज्यादातर फिल्मों में आप कर लेते हैं ये काम? बट इट्स डायरेक्टर्स कॉल इवेंचुअली. मतलब मैं सिरदर्दी नहीं बनना चाहता किसी डायरेक्टर के लिए. सो इट हैज टू बी म्यूचुअली एक्सेप्टेड, बट कैप्टन ऑफ द शिप इज द तो डायरेक्टर. कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आयुष्मान खुराना जो है डायरेक्टर भी बन जाए, कि डायरेक्टर सुन ही नहीं रहा है तो चलो मैं ही डायरेक्टर बन जाऊं? नहीं, विल दैट हैपन? अभी तो एक्टर बनकर खुश हूं मैं. अभी डायरेक्शन का सपना आगे है, अभी नहीं है फिलहाल. और आपकी जो बेटर हाफ है, इनफैक्ट वो डेब्यू कर रही हैं, क्या आप उनके अंडर कभी काम करेंगे? बिल्कुल करूंगा. ऑफ कोर्स, वो शी इज अ फेमिनिस्ट, तो वो जो मेन कैरेक्टर्स हैं सब उनके विमेन होते हैं. तो नारी प्रधान फिल्में हैं उनकी, तो उसमें भी अगर छोटा रोल मिला मैं करने को तैयार हूँ. पर आई होप वो मेरे लिए भी कुछ लिखें. मतलब वो छोटा रोल ही देंगे उसमें आपको? लेट्स सी, क्योंकि वो शी इज अ फेमिनिस्ट, तो तो उनकी नारी कहानियां. प्रधान में आपको कोई फिक्र थोड़ी होगी नारी बन बिल्कुल भी जाने नहीं. में? मेरे हिसाब से दम लगा के ईशा एक नारी प्रधान फिल्म है, बधाई हो एक नारी प्रधान फिल्म है, डॉक्टर जी एक नारी प्रधान फिल्म है. तो बिल्कुल है, पर एक कैरेक्टर का एक वेट होता है, एक ऑथर बैक्ड रोल होता है, वो अभी तक नहीं लिखा उन्होंने मेरे लिए. तो हमें इंतजार करना होगा कि वो आपके लिए कुछ ऐसा लिखे और फिर आप मानेंगे? ऑफ कोर्स. वो सिर्फ पत्नी हो जाने से काम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता. नहीं होगा? नहीं. आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, मैंने सुना है. अब अच्छा लिखते हैं वो आप दर्शकों को पढ़ के बताएं तो मैं मानूं. 2 मिनट, मुझे याद नहीं होगा. तो मैं बता दूं दर्शकों को कि ये सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करते. आपको ये लगता है कि गाते भी होंगे, पर सिर्फ गाने की बात नहीं है, प्रभु लिखते भी बड़ा अच्छा है. तो एक दो लाइनें इनकी जो है वो आ ही जाती है सोशल मीडिया पर, और वो जब ये कहेंगे तो बेहतर लगेगी. सो वी हैव टू वेट. इरशाद कविराज. काफी 7 साल पहले लिखा था. वैसे तो शायरी लिखता रहता हूँ ट्विटर पे मैं, कुछ तुकबंदी करता रहता हूँ. प्योरिस्ट हूँ इसलिए मैं अपने आप को इतना शायर मानता नहीं हूँ बिल्कुल भी. बस कोशिश, एक थॉट है जो मैंने लिखा था 5-7 साल पहले. इस कविता का शीर्षक है अर्धनिर्मित. यहां कोई मित्र नहीं है, कोई आश्वस्त चरित्र नहीं है, सब अर्धनिर्मित हैं. अर्धनिर्मित इमारतें हैं, अर्धनिर्मित बच्चों की शरारतें हैं, अर्धनिर्मित जिंदगी की शर्तें हैं, अर्धनिर्मित जीवन पाने के लिए लोग रोज यहां मरते हैं. अर्धनिर्मित है यहां के प्रेमियों का प्यार, अर्धनिर्मित है यहां मनुष्यों के जीवन के आधार. आज का दिन अर्धनिर्मित है, ना धूप है ना छांव है, मंजिल की डगर से विपरीत चलते पांव हैं. अर्धनिर्मित सी सेहत है, ना कभी देखा निरोगी काया को, ना कभी दिल से कहा अलविदा माया को. हमारी अर्धनिर्मित सी कहानी है, अर्धनिर्मित हमारे युवाओं की जवानी है. हम रोज एक अर्धनिर्मित शैया पर लेटे हुए एक अर्धनिर्मित सा सपना देखते हैं. उस सपने में हम अपनी अर्धनिर्मित आकांक्षाओं को आसमानों में फेंकते हैं. आसमान को भी इन आकांक्षाओं को समेटकर अर्धनिर्मित होने का एहसास होता होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्धनिर्मित. सो आई टेक द लास्ट लाइन अगेन. आसमान को भी इन आकांक्षाओं को समेटकर अर्धनिर्मित होने का एहसास होता होगा,
क्योंकि आकांक्षाएं हमारी नहीं आसमान की हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्धनिर्मित गाथा तुम्हारी है और आयुष्मान की है। बहुत खूब। तो पूर्ण निर्मित ये आपने गुगली फेंकी, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। थोड़ा काम हम भी कर जी। लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल। तो पूर्ण निर्मित आयुष्मान खुराना कभी होंगे? आई थिंक जब पूर्ण हो जाएंगे तो जिंदगी का फायदा क्या होगा, हम सब अधूरे ही तो हैं। फुल स्टॉप हो जाए। उसको पूरे करने के चक्कर में हम जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। अगर पूरा ही हो जाएंगे तो फिर जीने का मजा क्या होगा। एब्सोल्युटली। और अगर मैं ये कहूं कि 5 ऐसी चीजें जो इस वक्त आप चाहते हैं आपके करियर में हो जानी चाहिए, 5 ऐसी 5? चीजें। अच्छा ठीक है, 2.5 बता दीजिए। इतना तो सोचा ही नहीं। आई जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। मतलब एक दिन जीता हूँ, ये आज का दिन अच्छा चला जाए। शूट पे भी ऐसा ही होता है कि आज की शूट अच्छी हो जाए। दैट्स अबाउट इट। मैं कभी 5 ईयर प्लान वगैरह कुछ सोचता नहीं हूँ। बस यही है कि ऐसा काम करता हूँ जो कुछ अलग हो, हर एक कहानी अलग हो, कुछ कुछ कहने को मिले फिल्म के जरिए। एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पूरी होती रहे। बस इतना ही से ख्वाब है मेरा। आप एक आउटसाइडर हैं बॉलीवुड में। हम अक्सर ये सुनते हैं, हमने तो इस चीज का एहसास नहीं किया है, हम सुनते हैं और ये खबरें जनता तक पहुंचाते हैं, आउटसाइडर के लिए ये जगह ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल है, स्ट्रगल करना पड़ता है, और जो यहाँ खानदानी हैं उनको सब कुछ प्लेट में मिल जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है और हम सच्चाई से कितना दूर हैं? सच्चाई पहले आप आउटसाइडर से, चूंकि आप खुद एक एक आउटसाइडर हैं। वक्त में, एक समय में, युग में सच्चाई बहुत पूरी थी ये। लेकिन आज के टाइम पे आई थिंक इज द बेस्ट टाइम टू बी एन आर्टिस्ट। अगर आप में टैलेंट है, आप शाइन कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी आज सबसे ज्यादा है। कास्टिंग सिस्टम बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका है हमारे देश में। और अगर आप में टैलेंट है, आप ऑडिशन दीजिए और आप सिलेक्ट हो जाते हैं। आपके टाइम पर ऐसा था या आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? आई थिंक फॉर्चुनेटली मेरे टाइम पर ये था कि रियलिटी शोज की शुरुआत हुई थी। आई स्टार्टेड विद लॉट ऑफ कॉलेज फेस्टिवल्स, मूड इंडिगो, बिट्स पिलानी, आईआईटी दिल्ली, जितने भी फेस्टिवल्स होते थे, डिबेट्स, म्यूजिक या फिर थिएटर, उसमें पार्टिसिपेट करते थे और एक जज्बा हुआ करता था। और बॉम्बे जब आए तब तब भी कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, एग्जिस्ट करते थे। एक टाइम पर कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम ही नहीं हुआ करते थे। सो आई थिंक इट्स ईजियर नाउ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इफ यू आर एन आउटसाइडर इज द बेस्ट टाइम टू बी सक्सेसफुल। क्या आउटसाइडर्स को हीन भावना से देखा जाता है? क्या ये सच है? नॉट एनी मोर। आई थिंक ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यशराज फिल्म्स जो है वो मुझे मैनेज करते हैं और मुझे लगता नहीं कि मुझे ऐसी हीन भावना से देखा गया है। आदित्य चोपड़ा इज माई मेंटर और काफ़ी इज्जत करता हूँ उनकी मैं। एंड उनके साथ मैंने 2-3 फिल्में की हैं। दम लगा के आयशा बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने मुझे दी थी, विच इज़ वेरी अनलाइक यशराज फिल्म। तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म है मेरे फिल्मोग्राफी में, दम लगा के आयशा, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। तो अगर एक एक ऐसा स्टूडियो जो लेगेसी पे कायम है, वो एक मेरे जैसे आउटसाइडर को सपोर्ट करता है, प्रोत्साहन देता है, तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं स्टार किड्स की बात करूं तो उनके लिए भी कोई स्ट्रगल होता है या उनके लिए बहुत आसान है, जैसा हम लोग देख पाते हैं कि भाई ये तो फला स्टार का बेटा है या बेटी है, इसके लिए तो सारी चीजें प्लेट में है, ऐसा होता है? सबसे बड़ी बात ये, अपॉर्चुनिटी आसानी से मिलती है। मिल जाती है। वो तो डेफिनेटली, वो तो है, इट्स अ गिवन। उसके आगे आपका टैलेंट है। तो वो पहले ही 100 से स्टार्ट करते हैं, तो हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, ये अलग है। लेकिन एट द सेम टाइम पीपल लाइक मी हैव नथिंग टू लूज। कुछ भी करो तो बोनस है। सो वी आर क्रिएटिंग आवर ओन लेगेसी। सो ये एक आई थिंक बेबाक होना या निडर होना अपने चॉइसेस को लेकर, वो मैं ज्यादा कर सकता हूँ। सर इसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म की पराकाष्ठा। कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे पास खोने को क्या है, मिला तो भी सवा, अरे सब नहीं कुछ तो मिला दिया है तो। इस शहर ने मुझे। कुछ खाली हाथ आया था यहाँ पर और यही सोच कर आया था एक बार कि जब मैं रेडियो जॉकी था, शो करता था, सामने ओम शांति ओम का होर्डिंग लगा था, पोस्टर लगा था। मैं सोचता था कहीं यहाँ पर मेरी फिल्म का कभी होर्डिंग लगेगा, पोस्टर लगेगा। और 4 साल बाद विकी डोनर हो गई। तो आई थिंक यूनिवर्स हैज बीन रियली काइंड टू मी। तो ये हुआ मेरे साथ। अच्छा, अब जब आप इस नगरी में घूमते हैं तो कैसा एहसास होता है? आई थिंक द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड,
जिसे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और आई थिंक वो है, वो हमेशा रहता है मेरे साथ। घमंड आया है लड़के में कि नहीं? घमंड जब मैं 18 साल का था तब आया था। पहला रियलिटी शो जब जीता था तब घमंड आया था। उस जर्नी से मैं जा चुका हूँ, और वो घमंड किसी में भी आ सकता है। उम्र के किसी भी दौर में अगर आप ओवरनाइट सक्सेसफुल हो जाएं, वो घमंड किसी में भी आ सकता है। तो आप आज के उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जिनको भाई यूट्यूब का जमाना है, आपके करोड़ों लाखों फॉलोअर्स जो हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हो ही जाएंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश आयुष्मान खुराना की तरफ से उनको होगा? ऑल द यूथ। जस्ट बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। इफ यू, मुझे लगता है टैलेंट भी ओवररेटेड है। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो आप टैलेंट को ओवरटेक कर ही जाएंगे किसी दिन। ये मुझे ऐसा लगता है। और आई हैव आल्सो सेड दिस कि सक्सेस इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। आपको तैयार रहना है, अपॉर्चुनिटी आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगी। इट्स लाइक म्यूजिकल चेयर्स। तैयारी मतलब कभी जी। भी दरवाजा खटखटा सकती है, बिल्कुल। आप खोलने के लिए तैयार जी। रहिएगा। तो मैं नॉक कर रही हूँ, गा कर सुनाओ। मेरे को ऑडिशन टाइप फीलिंग क्यों आ रही है आज? लाइक मेरे पापा ऐसा करते थे जब भी मैं किसी बर्थडे पार्टी में बचपन में जाता था, बेटा चलो कविता सुनाओ। अब गा कर सुनाओ। कम ऑन। ओके ठीक है। मैं वैसे एक सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि आपके सामने बैठी हूँ तो मैं सवाल भी एक्सपेरिमेंटल अंदाज में करने की कोशिश कर रही हूँ। बस ये आपका असर है, ये शुक्रिया। संगत का असर है। ओ मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ओ तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली किस्मत ये जानिया वे। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ओ तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। बहुत खूब। थैंक यू। क्या कभी झगड़ा चलता है सिंगर और एक्टर में? ये झगड़ा चलता है बिल्कुल। मैं चलता अभी है? भी ये मानता हूं कि मैं फिल्मों को देखे बिना रह सकता हूं, पर मैं संगीत के बिना नहीं रह सकता। मैं फिल्में कम देखता हूं, पर जब तक मैं एक नया गाना रोज ना सुन लूं या डिस्कवर ना कर लूं, कोई इंडी म्यूजिक या फिर कोई नया आर्टिस्ट ना डिस्कवर कर लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। तो आई कैन लिव विदाउट फिल्म्स बट आई कांट लिव विदाउट म्यूजिक। आप अच्छे एक्टर हैं कि अच्छे सिंगर हैं? मैं अच्छा एक्टर हूं। मुझे लगता है एक्टिंग सिंगिंग से आसान है। एक्टिंग की कोई परिभाषा नहीं, कोई रूल्स नहीं है। सिंगिंग के रूल्स हैं, वो 7 सुरों में है। आपको यकीन होगा, आज लकी अली यहाँ पर आए थे अरे वाह। और उनका सेशन मैं सुन रही थी, और उनसे भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ हर कोई एक्टर है। ही इज राइट। एक्टिंग एक हैबिट है। आप कैमरा के सामने हैं, आदत आदत पड़ गई तो आप एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन संगीत आई थिंक दैट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। वो 7 सुरों से आप भटक नहीं सकते, वो 7 सुरों में रहना पड़ेगा। सुर में रहना जरूरी है। एक्टिंग के बहुत सारे सुर हैं। आप कोई भी सुर पकड़ लो, किसी को सही लगेगा, कहीं गलत रहेगा। एक्टिंग इज सब्जेक्टिव, सिंगिंग इज नॉट, म्यूजिक इज नॉट, इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव। तो आप म्यूजिक के बगैर नहीं रह सकते हैं। कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है। म्यूजिक आपको आपकी रियल लाइफ फिल्म बना देती है। आपको लगता है आप एक कैरेक्टर जी रहे हैं, एक फिल्म में जी रहे हैं, अगर आप पीछे म्यूजिक चल रहा है तो इट गिव्स यू अ रियल लाइफ, एक फील आती है बॉलीवुड की। सो दैट्स, म्यूजिक इज ब्यूटीफुल। तो ये साइमल्टेनियसली चलता है, या आपने इसको संभाल के रखा हुआ है कि जब डायरेक्टर लोग समझना बंद कर देंगे मुझे तो इसको फुल फ्लेजेडली मैं आगे बढ़ा दूंगा? नहीं, मैं ऐसा है साल या? में एक गाना गा लेता हूँ अपनी फिल्म के अंदर ही, वो दैट्स देयर। बट फिल्मों का ऐसा है कि इतने साल में 2-3 फिल्में करने के बाद मेरा इतना फिल्में देखने का मन नहीं करता। इससे अच्छा किताबें पढ़ लो या फिर सोशली अवेयर हो जाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरी कहानियाँ वहाँ से मिलती हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ, चाहे संगीत सुन लो, उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लो, नई भाषा सीख लो, कोई ज़ुबान सीख लो, वो आई थिंक ज़िंदगी जी लो।
आई थिंक जिंदगी से आपको जो लिव्ड इन एक्सपीरियंसेस हैं, वहां से आपको एक्टिंग सीखने को ज्यादा मिलती है। फिल्में देखकर आप एक्टिंग नहीं सीख सकते। इससे मुझे एक चीज तो समझ में आई है कि देखिए, आप साउथ में जो फिल्में बनती हैं, उसकी पटकथा एकदम डिफरेंट होती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, मक्खी बदला ले रही है, तो वो अलग किस्म की स्क्रिप्ट होती है। अब बहुत कम लोग यहाँ पर शायद जानते हैं कि बॉलीवुड साउथ की फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर और यहाँ पर हिंदी में फिल्में बनाता है। आयुष्मान खुराना से इंस्पायर होकर साउथ में फिल्में बन रही हैं। ये कैसे हुआ? अब तक ये हुआ है, विकी डोनर, बधाई हो, अंधाधुन, आर्टिकल 15, और अब एक्शन हीरो के लिए लोग मांग रहे हैं उसके राइट्स, बट ओरिजिनलिटी मुझे पसंद आती है। लेकिन आपने एक साउथ को, आई थिंक, एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए साउथ के सिनेमा को। मैं मलयालम सिनेमा काफी फॉलो करता हूँ। फहद फाजिल जो है मेरे बहुत चहेते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी जो सिनेमा है मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, सो ये अलग अलग सुर हैं इनके, अलग अलग ग्रामर है हर एक इंडस्ट्री का। तो मलयालम सिनेमा मुझे बहुत एक इंस्पायर करती है। हाँ, वो एक कमर्शियली जो हम मापदंड हैं, वो उसमें शायद कभी कभी वो, आई थिंक इट्स मोर क्रिटिकल, एक स्लो बर्न होता है उसमें, तो मैं उससे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। ये जो फिल्में जितनी आई है आयुष्मान, और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्या बॉलीवुड सच में कुछ मिस कर रहा है? आइटम नंबर हो गया, डांस हो गया, हीरो का हीरोइन को बचाना हो गया, या हीरोइन का घर से भाग जाना हो गया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि मेजॉरिटी ऑफ, मतलब अब सबका सब ऐसा है, पर्दा बदल रहा है। लेकिन क्या बॉलीवुड को कुछ तब्दील करने की, कुछ चेंज करने की जरूरत है? यही है कि ऑडियंस थोड़ी विभाजित हो गई है। विभाजित हो गई। कुछ फिल्में वो चाहती हैं ओटीटी पे ही देखें, कुछ फिल्में चाहती हैं ऑडियंस की हम बड़े पर्दे पर देखें। अब हर महीने ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती, साल में 4 फिल्में सुपरहिट होंगी। ये सिर्फ यहाँ नहीं, हॉलीवुड में भी हो रहा है। तो ये ओटीटी एक बहुत बड़ा वेव है, और ओटीटी के आगमन को हमें बॉलीवुड का पतन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड का ही कंटेंट जो है वो ओटीटी पे शाइन कर रहा है। सो बस यही है कि हमें सही प्लेटफॉर्म, सही ऑडियंस के लिए सही चीज बनानी है। उसमें हम शायद स्ट्रगल कर रहे होंगे। उसकी सक्सेस की फील में कुछ अंतर होता है क्या आयुष्मान? माने कि एक बड़े पर्दे पर आप फिल्म देख रहे हैं, सीटियां बज रही हैं, पब्लिक हॉल से निकल कर आ रही है, और एक आप अपने ढीले पजामे में, बिस्तर में, रजाई में अपने आप को सिकोड़े हुए ओटीटी पर फिल्म देख रहे हैं, या कभी कभी आप अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं। इस फील में कुछ अंतर है? फील में बहुत अंतर है। ओटीटी मतलब बड़े पर्दे पे आप पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्में देखते हैं, और मोबाइल पे आप मम्मी की डांट भी खा सकते हैं साथ में। यही फर्क है। मतलब ऑडियंस जो है, जो कंज्यूमर है, वो आपको रूल करता है। ओटीटी पे अपनी मर्जी से फिल्म रोक कर अपना काम करके वापस देख सकता है। और कईयों का कन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग में होता है कि नहीं यार, बड़े पर्दे का मजा अलग है, क्योंकि आपको एक दर्जा दिया जा रहा है। घर से तैयार होकर, फैमिली के साथ जाकर आप बड़े पर्दे पर फिल्म देखते हैं। और आप क्या सीटियां प्रेफर बजाते हैं। करते हैं? बचपन से बड़े पर्दे पर देखा है, और एक चार्म रहा है बड़े पर्दे का। पर मेरी फिल्में ऐसी हैं जो लार्जर देन लाइफ नहीं होती हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कौन सी फिल्म कहाँ जानी चाहिए। लेकिन अ फिल्म लाइक ड्रीम गर्ल 2 फॉर एग्जाम्पल, वो बहुत ही फ्रंट बेंचर कॉमेडी है, उसमें थोड़ी मासी कॉमेडी है, तो उसमें आई थिंक एक जो कम्युनिटी वॉच है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट फिल्म। ये जो लार्जर देन लाइफ फिल्म की आप बात कर रहे हैं, वुड यू वांट टू डू अ फिल्म लाइक दैट? वुड आप लव टू। आई थिंक एज एन एक्टर आप अपने आप को सीमित नहीं समझते। यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं जब कॉलेज में था तब अश्वत्थामा का कैरेक्टर मैंने किया था, और उसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर मिला था। और मुझे लगता नहीं कोई डायरेक्टर मुझे अश्वत्थामा की नज़र से देखता भी होगा, पर मैं अपने आप को देखता हूँ, और जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। ऐसा क्यों है कि अब तक वो फिल्म आप तक आई नहीं है ऐसी? क्योंकि एक ट्रैजेक्टरी है करियर की। शाहरुख सर हमेशा से एक्शन हीरो बनना चाहते थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा सर ने उनको एक रोमांटिक हीरो, एक दुनिया का सबसे बड़ा रोमांटिक हीरो बना दिया। कभी कभी आप जो सोच कर आते हैं वो एक यूनिवर्स का अलग प्लान होता है आपके लिए।
पर एट द सेम टाइम आपकी एक फिजिकलिटी होती है, आपका एक बॉडी लैंग्वेज होती है रियल लाइफ में। तो कभी लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ऑन स्क्रीन भी ये ऐसा ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है। बतौर अभिनेता आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं सीमित नहीं रह सकते, आप आई थिंक कुछ भी कर सकते हैं। शाहरुख खान से आप बहुत इंस्पायर्ड हैं? जी, मैंने मास कम्युनिकेशन उनको देख के ही किया था। हीरो भी उन्हीं को देखकर बने? बिल्कुल। अ, मुझे लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा पढ़ाई इसलिए क्योंकि मैं उनको बहुत एक एस्पिरेशन है शाहरुख साहब कि एक इंटेलिजेंट सुपरस्टार हमारे देश में जो अच्छे बोलते हैं, चार्मिंग हैं, पूरी जनरेशंस जो हैं, अक्रॉस जनरेशंस आई थिंक एवरीबडी लव्स हिम। एंड या मैं तो हमेशा से आपने बोला कि उनकी मैं एक लेटेस्ट मूवी तो देखी होगी? अभी तक नहीं देखी मैंने पठान। क्या मैं बात? ड्रीम गर्ल 2 की शूटिंग कर रहा था, अभी तक नहीं देख पाया हूं मैं पठान। लेकिन पठान की सक्सेस पार्टी पे गया था, उनसे मिला था, उनके साथ डांस किया, और इट फील्स लाइक अ पर्सनल विक्ट्री व्हेन पठान बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। अच्छा, मैं एक जगह है जहां पर शाहरुख खान और सलमान खान बात कर रहे हैं। मूवी देखिएगा आप, और मुझे जरूर बताइएगा कि उसमें आप हैं कि नहीं हैं। अब मैं पूरी सारी चीजें नहीं बताऊंगी ना भाई, वो तो सस्पेंस है। तो दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और ट्रेन के ऊपर बैठ के दोनों बात कर रहे हैं। अब वो आपके बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आप मुझे बताना, फिर मैं खबर के तौर पर देश को बताऊंगी। बट यू जी। प्रॉमिस मी यू आर गोइंग टू ऑफ टेल कोर्स आई हैव टू। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट अमर कौशिक और दिनेश विजन के साथ एक है फिल्म, समांथा के साथ है, बट दैट विल हैपन लेटर दिस ईयर। अभी ड्रीम गर्ल 2 आ रही है 7 जुलाई को, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अभी साइन नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट एक सेल्फ डिस्कवरी पे हूँ मैं। सेल्फ डिस्कवरी? जी हाँ, मतलब और जिंदगी जीने की जरूरत है थोड़ी, तो वो है। तो ये सेल्फ डिस्कवरी में कोई किसान तो नहीं निकल आएगा कि नहीं अब मुझे नहीं, फार्मिंग जस्ट करनी वो है? जो कॉलेज के शौक थे, बाइकिंग, लोगों के साथ जैम करना, नए म्यूजिशियंस डिस्कवर करना, कुछ सिंगल्स लॉन्च करना, गानों गानों पे काम करना। और उसके बाद आप दोबारा ट्रैक पर आ इस साल में जाएंगे? 2 फिल्में तो आएंगी, वो तो होगा ही। वो करनी ही जी जी करनी है जी। आपको। आयुष्मान, फिल्मों के अलावा कुछ ऐसा है जो आपने सोच रखा है कि आई एम गोइंग टू डू इट, आज नहीं तो कल ये मुझे करना है? ऐसा कुछ आपने मुझे बताया कि आप 5 वर्षीय योजना में यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसी चीज कि अगर ये नहीं तो ये तो मुझे अब करना ही है, जब इससे पेट भर जाएगा तो ये करूंगा? इससे पेट तो कभी नहीं भरेगा मुझे लगता है। आई थिंक जब तक आपके अंदर वो आपका बचपना जिंदा है, तब तक आप जिंदा हैं। तो वो क्यूरियोसिटी, वो इंक्विजिटिव जो आप नेचर है, वो हमेशा रहेगी। और सिनेमा में पला बड़ा हूं मैं। मुझे भारत भ्रमण पे निकलना है बाइक पे, ये मुझे बहुत जल्द करना है। भारत भ्रमण पर निकलना है? मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, बाइकर्स फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए, मतलब चंडीगढ़ से जाके नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कुछ। आपको पता है ना, अभी एक और शख्स भारत भ्रमण पर निकले थे? नहीं पता आपको? बताइए कौन? हाँ हाँ, माइक इधर रख के बोल रहे हैं। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, हाँ, राहुल गांधी, आई नो दैट, या निकले थे वो भारत भ्रमण पे। तो आप भी कुछ वैसे ही भारत भ्रमण पर? नहीं, आप ये नहीं, मैं बाइक पे हूँ, बस यही फर्क है। इस वक्त जो हिंदुस्तान का सिनेरियो है, आप उसे कैसे देखते हैं? सबके अपने अपने आइडियाज हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। इस वक्त हिंदुस्तान को आयुष्मान खुराना कैसे देखते हैं? और आप मुझे इसे 2 अलग अलग तरीके से जवाब दे सकते हैं, एक एक्टर के तौर पर भी और एक सिटीजन के तौर पर भी। 70% भारत छोटे शहरों में बसता है, और धीरे धीरे आई थिंक वो गैप जो है वो कम हो रहा है। हम सिर्फ अर्बन, एक एक्टर के तौर पर कभी कभी हम सिर्फ अर्बन ऑडियंस को केटर करते हैं, उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को। लेकिन जो तभी, जैसे आपने बोला, साउथ की फिल्में जो हैं, चाहे पुष्पा है, कंतारा है, बहुत रूटेड है, वो उन 70% भारत को रिप्रेजेंट करती है। तो आई थिंक दोनों को एक प्लेन पर लाना बहुत जरूरी है। एज एन आर्टिस्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है, जो दूरी है, उस दूरी को कम करना है, और आयुष्मान खुराना उस दूरी को कैसे कम कर सकते हैं?
क्या ये तो एक प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन आपको क्या दिखता है? अपनी फिल्मों के जरिए कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। एज एन आर्टिस्ट आप अपनी कला के जरिए कुछ कर सकते हैं। ना तो आपको कुछ ट्वीट करने से फायदा होगा, ना सोशल मीडिया पे चिल्लाने से फायदा होगा। आपकी आर्ट, आपकी कला, आपका काम ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और वहीं से शायद एक ट्रिगर होगा चेंज का। कुछ की हैं फिल्में आर्टिकल 15 जैसे, या फिर अनेक जैसी फिल्में की हैं जिसमें एक सामाजिक मुद्दों पर बात है, हर एक इक्वालिटी की बात है, तो फिल्मों के जरिए होगा। आयुष्मान, जब आप बॉलीवुड की बात करते हैं तो उसमें समाज का आईना भी दिखता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज से बिल्कुल जुड़ती हुई नहीं है, जिनको आपने कैप्चर करने की कोशिश की है। वो जितनी भी समाज की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने किसी ना किसी तरीके से उसे दिखाया है और जनता तक ये पहुंचाने की कोशिश की है कि यू नो एक परेशानी के साथ भी हीरो हो सकता है। आपको ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कोई किस्सा याद है कि आपको लगा कि यार उतर गया दिल में, दिस इज इट, जो मैं चाहता था वो हो गया? ऐसी कोई लाइन, ऐसा कोई वाकया? ये वाकई होते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप जाते हैं किसी पब्लिक इवेंट पे तो लोग ऐसे मिलते रहते हैं जो आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं जिससे आपका दिन बन जाता है। और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है एक आर्टिस्ट के लिए। जिस दिन कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलता तो क्या सोचे हैं आप? तो आई थिंक वो जो एक लेवल हेडेडनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आप हमेशा उस वाक्यों पर जिंदा नहीं रह सकते। पर उसके अलावा कोशिश तो यही रहती है कि कुछ ना कुछ कहा जाए फिल्मों के जरिए। सीनियर खुराना साहब ने किसी दिन बैठा के आपको अच्छे से समझाया कि तुमने जो कर दिया बस, अब बेटा मुझे और कुछ नहीं चाहिए? वो क्रिटिकल है मुझे लेकर। ही इज क्रिटिकल? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समबडी हु इज क्रिटिकल इन योर लाइफ। मतलब यू शुड नॉट बी सराउंडेड बाय यस मैन जो आपको हमेशा एक क्रिटिकल आई से देखें, चाहे आपका दोस्त है या आपका लाइफ पार्टनर है या फिर आपके पेरेंट्स हैं। हमेशा ये नहीं बोलना चाहिए कि क्या बात क्या कर दिया आपने, तो फिर आपको आई थिंक आदत पड़ मतलब जाती है। मेरा बेटा है तो राजा बेटा ही होगा, ऐसे और पापा ऐसा नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। उनकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? उनकी फेवरेट फिल्म बधाई हो है, लेकिन मैंने बोला इंस्पायर मत हो जाना आप। ड्रीम गर्ल भी उनकी फेवरेट फिल्म है, अंधाधुन भी है, आर्टिकल 15 भी है। रिसेंटली एक्शन हीरो भी पापा को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं एक्शन कर सकता हूँ। एंड व्हाट अबाउट ताहिरा? उनको आपकी कौन सी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी है? ताहिरा को अंधाधुन काफी पसंद है। अच्छा, आप लोगों को पता है या नहीं, साहब ने अपने प्रिंसिपल की बेटी को पसंद किया और उनसे शादी की। प्रिंसिपल की बेटी थी ना वो आपके नहीं नहीं, स्कूल मेरा की? स्कूल अलग था, वो वैसे हाँ किसी दूसरे वो स्कूल थी की। प्रिंसिपल की बेटी? जी वाइस प्रिंसिपल थी वो। और वाइस प्रिंसिपल? मैं ऑल बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा। जी। और तो वो तो कोविड में थी। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? एक ट्यूशन पे हुई थी हमारी। फिजिक्स की ट्यूशन पे। फिजिक्स की ट्यूशन? वहां पे हमारी केमिस्ट्री हो गई थोड़ी सी अच्छी तो। चलो ये बात नहीं पता चली। और फैमिली फिर? फ्रेंड्स भी थे तो दोस्ती को रिश्तेदारी में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, जैसे फिल्मों में होता है। और जैसे आप फाइटर हैं, शी इज ऑल्सो अ फाइटर इन रियल लाइफ। वो दौर कैसा था? आप उसके बारे में सोचते हैं? उसके बारे में बात करना कंफर्टेबल फील करते हैं? आप खुद एक फाइटर, आपका पार्टनर एक फाइटर, पिताजी धक्के देते ही रहते हैं। आई थिंक मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, वो ज्यादा बड़ी फाइटर है। जो कुछ उन्होंने देखा है वो आई थिंक कोई ना ही देखे तो अच्छा है। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट विद द हैप्पी लाइफ स्टेट शी इज फेस द चैलेंजेस। यही बोलना चाहूंगा। और सरप्राइजिंगली आई थिंक दैट वाज माय, जब भी मेरा वो करियर 2018 के टाइम पे बधाई और अंधाधुन बैक टू बैक सुपर हिट हुई थी, और दैट वाज द टाइम व्हेन शी वाज सफरिंग विद दिस। तो एक लेवलर होता है लाइफ। तो हमेशा जब आपको कुछ चीज मिलती है, कुछ एक कभी भी पूरी नहीं होती, जैसे बोला था पहले। इट्स ऑलवेज एक जगह आपकी अच्छी होती है, दूसरी जगह अच्छी नहीं होती है। सो आई हैव ऑलवेज सीन दैट हैपन। दैट्स अर्धनिर्मित, लाइफ। जी, अर्धनिर्मित। अगर उसे एक शब्द में पिरोया जाए तो। अब जब वो एक नए ट्रैक पर निकल चली हैं,
वो डेब्यू करने वाली हैं डायरेक्टर के तौर पर, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि कहाँ निकल चली हो, सपोर्ट से मतलब ये है कि क्योंकि आप खुद बहुत अच्छा लिखते हैं, आप खुद फिल्मों को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो आपकी मदद लेती हैं या कहती हैं भाई आप अपना काम कीजिए, मुझे करने दीजिए? नहीं, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, बस फीडबैक लेती हैं, बाकी तो आई थिंक इट्स शी इज ऑन हर ओन एंड शी इज और वेरी आप सेल्फ उनसे डिपेंडेंट। फीडबैक लेते हैं कि नहीं लेते? हमेशा ताहिरा मेरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, मेरी मैनेजर सुनीता डिसूजा मेरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं, तो एक फीमेल गेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोग्रेसिव सिनेमा करना चाहते हैं, तो ये दो हैं महिलाएं मेरी ज़िंदगी में जो हमेशा मेरी स्क्रिप्ट पढ़ती हैं और उस पर बताती हैं। मुझे आपसे सवाल तो बहुत से करने हैं, लेकिन वहां साइड से इशारे हो रहे हैं और यहाँ 4-0 आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड सारा अली खान भी हमारे बीच आ चुकी हैं, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। आपसे कुछ ही देर में वो स्टेज पर होंगी, लेकिन मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैंने तो गाना भी गा दिया, कविता भी सुना दी, अब और क्या करूं मैं? एक और क्या? ये ऑडियंस बताएगी। हाँ भाई, क्या? यार पिछले 10 साल से पानीदा गा रहा हूं, मैं नहीं गाऊंगा वो गाना। तभी मैंने नज़म नज़म गाया था। सारा बताएगी। सारा, आप कोई गाना कोई हिब्रू वाला मत बताइएगा प्लीज, उसकी तैयारी नहीं है। आई थिंक मैं डांस कर देता हूँ, कुछ अलग दिखेगा। हाँ। तो मेरी आखिरी फिल्म एक्शन हीरो का जेड़ा नशा एक गाना है, उस पर डांस कर देता हूँ। आई थिंक तीनों टैलेंट क्यों ना दिखाऊं, गाना और कविता और डांस। तैयार हैं हम। कैन यू प्ले द ट्रैक? अगर राइट्स हैं आपके पास तो इसको मैं समझता हूँ टी सीरीज का गाना है, तो देख लीजिए आप। पानी दाही हो जाए, पानी दा। मुझे लगता है सबसे सेफ है मामला। अच्छा ऐसा करते हैं, पानी दा की शुरुआत करते हैं, कपलेट है बुल्ले शाह का। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी। 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी बन जाना ढेरी। ओ 4 दिना दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी बन जाना ढेरी। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां चो हंजूर उड़दे। माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, माहिया ना आया, रांझना ना आया मेरा, माहिया ना आया, माहिया ना आया मेरा, रांझना ना आया। अखां दा नूर वेख के, अखियां चो हंजूर उड़दे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारे सवालों का इतना खूबसूरती से जवाब दिया। इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। आने वाली फिल्मों के लिए एबीपी नेटवर्क की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। बड़ा पर्दा, ओटीटी, सपना, हकीकत, सब में आप अव्वल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।